हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के संबंध में बात करेंगे। पिछला वीडियो में भी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और टीआरई 2.1 2.0 और टीआरई 1.0 जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उनके आधार पर ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946 को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन से संबंधित जितने भी न्यायालय हैं उनका हेडक्वार्टर का है, ये सारे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को और इसका हेडक्वार्टर जो है हेग यानी नीदरलैंड में है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय 70 अनुच्छेद हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीआरई 2.0 में यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं और इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो होती है 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? 15। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। माने कोई भी 2 न्यायाधीश जो होंगे वो एक देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। ठीक है, फिर 3 वर्ष के बाद कोई दूसरा उपाध्यक्ष बनेगा, कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। तो ये रीजन होता है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? 15 होती है, जिनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो होते हैं वो 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा प्रश्न सीधे सीधे ऐसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसमें कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा इसे, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और कभी कभी स्थापना से भी। तो 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से थे? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहुत बड़ी बात थी कि भारतीय न्यायाधीश जो इस पर वर्क किए हैं वो हैं बेनेगल रामाराव, यानी पहले जो थे भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव, दूसरे थे नागेंद्र सिंह, तीसरे रघुनंदन पाठक और अभी वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी हैं। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अब इनकी अगर बात करें तो इनका जो समय था वो 1952 से लेकर 53 यानी 1 साल के लिए ही ये रहे हैं। 1952 से लेकर 1900। नागेंद्र सिंह की बात करें तो ये 1973 से लेकर के पूरे 15 वर्ष तक ये अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और भारतीय न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। रघुनंदन पाठक की बात करें तो ये 1989 से लेकर 1991 तक रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दलबीर सिंह भंडारी उसके बाद से अभी तक वर्तमान में इसके माने भारतीय न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पद भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न चूंकि टीआरई 2.0 में भी आया है तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 में भी आ सकता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक है कार्डलीफ की। कार्डलीफ की पुस्तक है ई कॉमर्स ऑफ नेशन। पुस्तक से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? आपको पता है कि गिरमिटिया मजदूर से भी प्रश्न पूछा जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप देखिएगा, सदाकत आश्रम से रिलेटेड होगा। सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो सदाकत आश्रम का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ध्यान रखिएगा। पावनार का संबंध डॉक्टर विनोबा भावे से, पावनार आंदोलन का। और सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो जब सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन को भी जीत जाते हैं, अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होता है उसमें जीत जाते हैं, तो इसी
पद के लिए महात्मा गांधी अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव में लड़ाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, जिस पर गांधी जी बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि स्वयं गांधी की हार है। तो ध्यान रखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना तब मैंने नाराज भी होकर सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा देते हैं, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम का संबंध किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अब हम बिहार के में जान जाते हैं, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच पटना का भ्रमण कब किया था, तो 1856 में रॉल्फ फिंच ने पटना का भ्रमण किया था। और रॉल्फ फिंच ने पटना का भ्रमण करने के बाद से बताया था कि पटना पाटलिपुत्र, मैंने उस समय जो पाटलिपुत्र का जो नाम था उसमें उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र की स्मारकें, इमारतें जिस तरीके से जो बनी हुई हैं, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार उस समय जो भी था वो सारा कुछ अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच के द्वारा बताया गया है। जो भी उस समय पटना में पाटलिपुत्र में जो भी स्थिति थी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति, उन सब का वर्णन इसने किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ, ये भी ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1948, 9 अगस्त 1948 में गवर्नर जनरल का शासन क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ, 9 अगस्त 1942 को, 1948 को। आपको पता है कि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत में पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर गवर्नर जनरल बना, फिर वायसराय बना। तो इस तरीके से भारत में जो ये गवर्नर जनरल का शासन था वो 9 अगस्त 1948 को पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आपको पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो क्लाइव था। ध्यान रखिएगा, क्लाइव था। उसके बाद से कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स बना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ, लखनऊ में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ पर हुआ, तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन जो था वो लखनऊ में हुआ था और इसका गठन हुआ था वहीं पर 11 अप्रैल 1936 में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल राजकुमार अजीमो शान ने पटना का नव निर्माण कर उसे क्या नाम दिया, तो अजीमो शान जो थे मुगल राजकुमार, उन्होंने पटना का भ्रमण किया था और पटना को भ्रमण करने के बाद से उन्होंने अपने नाम पर इसे अजीमाबाद का नाम इसे दिया था। नव निर्माण किया था, जो भी टूट फूट थी उसे ठीक कराया था। नव निर्माण करने के बाद से पाटलिपुत्र वापस बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिखने लगा, जिसकी वजह से ये खुश होकर उसने अपने नाम के आधार पर इसका नाम अजीमाबाद रखा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, लंदन में काम चलाओ और बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट को कहा जाता था टेनीमेंट्स। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8 का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंदन में काम चलाओ और बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट को टेनीमेंट्स कहा जाता था। यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती को घेटो या घाटो कहा जाता था। ये भी वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती को घेटो या घाटो कहा जाता था। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था, तो भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला था, जो चेन्नई में 1664 में बना था। ध्यान रखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत में पहला किला। तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं था बल्कि सेंट फोर्ट जॉर्ज चेन्नई में जो बना था 1664 में वो था। ठीक, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने उपस्थित थी। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि चूंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का देखना है कि कैसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का चुनाव हो रहा है, चुनाव कर रही हूँ, जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। क्योंकि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तो बहुत जीएस बहुत ज़्यादा है, क्या पढ़ें कितना पढ़ें समझ में नहीं आता। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने से हमारी तैयारी क्या हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।